नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है ये मीडिया रेगुलेशन के संबंध में है। उसके बाद में जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये भी द हिंदू से लिया गया है और ये बात करता है एजुकेशन के बारे में। कोविड-19 के चलते हुए, इस पैंडेमिक के चलते हुए हमारा एजुकेशन जो पूरा का पूरा स्फीयर है, जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है। उससे ज़्यादा अफेक्टेड वो विद्यार्थी, वो बच्चे हुए हैं जो स्कूलों में थे। तो उस बारे में ये आर्टिकल बात करता है कि कैसे वर्ल्ड इससे डील कर रहा है, भारत ने क्या कदम उठाए हैं। इन सारे आयामों के बारे में हम इस आर्टिकल में चर्चा करेंगे। अंत में जैसे आपको पता है न्यूज़ इन फ्लैश होता है जो कि लॉ सीखो का इनिशिएटिव है, जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो की कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। उसके अलावा भी लॉ सीखो के और भी कुछ कोर्सेज हैं। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट से मिल जाएंगी। तो चलिए आज का एमसीक्यू देखते हैं। आज का एमसीक्यू यह है कि इनमें से कौन से आर्टिकल के अंतर्गत ये कहा गया है कि किसी भी बिल को पास करने के लिए प्रेसिडेंट की असेंट, सहमति जरूरी है। आपका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 101, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 105, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 111 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 123। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की तरफ। वो यह है कि मीडिया रेगुलेशन बॉडी जो हमारी कंट्री में है उनकी एफिशिएंसी कितनी है, उनकी क्षमता कितनी है और वो कैसे कंप्लेंट और जो दूसरे स्टैंडर्ड्स है, मीडिया के स्टैंडर्ड्स है, उससे डील कर रहे हैं, उसको बनाए पाने में कितने ज़्यादा सफल है। इसके बारे में आपको आपका उत्तर लिखना है, चर्चा करनी है। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए जो हमारा पहला आर्टिकल है सेल्फ रेगुलेशन फॉर मीडिया हाउसेस, कि मीडिया हाउसेस का सेल्फ रेगुलेशन जो उनका पूरा सिस्टम है वो कैसे चलता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये न्यूज़ में कैसे आया, पिछले कुछ दिनों से हमने टीआरपी स्कैम के बारे में सुना कि कैसे टीआरपी मैनिपुलेट की जा रही है। टीआरपी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि जिस चैनल की जितनी ज़्यादा टीआरपी हो उससे ये पता चलता है कि उसको कितने व्यूअर्स देख रहे हैं और उस अकॉर्डिंग ही मार्केट में उसका वैल्यूएशन होता है। और जो अदर सोर्सेस रहते हैं जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह से, जो कि एक मेजर सोर्स है रेवेन्यू कलेक्शन का, इनकम का किसी भी न्यूज़ चैनल के लिए, तो वो टीआरपी देखकर ही एडवर्टाइजमेंट कंपनी तय करती है कि हमें किसे ऐड देना है और किसे ऐड नहीं देना है। तो टीआरपी स्कैम आने के बाद में एक पूरा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि जो मीडिया हाउसेस हैं उनका इथिकल स्टैंडर्ड क्या है, वो कितने प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं और जो रेगुलेटरी बॉडीज इनको गवर्न कर रही है उनकी ऑटोनॉमी और उनमें कितनी एफिकेसी व कितनी प्रभावी है। तो यहाँ पे बॉडीज फॉर मीडिया रेगुलेशन के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। तो सबसे जो मुख्य बॉडी है वो है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा गठित की गई है, जिसको हेड करते हैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। उसके अलावा इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है, जो प्रेस की स्वतंत्रता है, इसको बनाए रखना, इसको प्रिजर्व रखना है। और साथ ही साथ स्टैंडर्ड ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज़ एजेंसी, जो न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र है, उसके अलावा जो न्यूज़ एजेंसीज है उनके मानकों को तय करना। तो इनमें अगर मेंबर्स का काउंट देखिए तो ये करीब 28 है। ये अभी करंटली 28 है। इससे ज़्यादा अगर हमको संशोधन करना, कानून में संशोधन करना पड़ेगा अगर इसे बढ़ाना है तो अभी देखिए तो चेयरमैन जैसे बताया सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज है वो इसे हेड करते हैं। उसके अलावा 13 जर्नलिस्ट होते हैं, उसमें 7 वर्किंग जर्नलिस्ट होते हैं और 6 एडिटर संपादक होते हैं। उसके अलावा 6 और लोग होते हैं जो कि मीडिया मैनेजमेंट से है। उसके अलावा एक व्यक्ति जो है वो न्यूज़ एजेंसी से होता है। उसके अलावा 3 स्पेशल लोग होते हैं जो अदर फील्ड से होते हैं। उनमें आपको ये देखने को मिलेगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के भी रिप्रेजेंटेटिव है, उसके अलावा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। तो ऐसे ही अदर फील्ड के यहाँ पे लोग रहते हैं। उसके अलावा 5 मेंबर फ्रॉम पार्लियामेंट हमारी संसद से भी 5 मेंबर रहते हैं, जिसमें 3 लोकसभा और 2 राज्यसभा से रहते हैं। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कथन है जस्टिस लेविन्सन का। तो उनका रिकमेंडेशन था, उनका सुझाव था कि जो भी रेगुलेटरी बॉडी रहती है
ये एडिटर्स और गवर्नमेंट में से जो एमपीज रहते हैं इनसे मुक्त होना चाहिए कि रेगुलेटरी बॉडी में इन लोगों का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, मतलब इनकी प्रेजेंस भी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमें देखने को ये मिलेगा कि यहाँ पे 13 + 6 + 1 मतलब ये कुल 28 में से 20 लोग जो है ये तो न्यूज एजेंसी या न्यूज़पेपर या मीडिया हाउसेज से ही जुड़े हुए हैं। उसके अलावा और 5 लोग जो है ये पार्लियामेंट संसद से आते हैं। तो कितना फेयर होगा अगर कोई भी केस मीडिया से रिलेटेड या गवर्नमेंट से रिलेटेड आता है इनके पास में। तो उसके बाद में जो दूसरी बॉडी है वो न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, जो कि न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन द्वारा गठित की गई है। उसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट कमेटी है, जो कि कंप्लेंट जो भी शिकायतें आती है एंटरटेनमेंट एंड जनरल सेगमेंट टेलीविजन प्रोग्राम से उनसे डील करती है। उसके अलावा न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन है। अब ये न्यूज़ ब्रॉडकास्टर फेडरेशन जो है ये मुख्य इनमें वो लोग हैं, वो मेंबर्स हैं जो कि एनबीए छोड़ चुके हैं, जिन्होंने एनबीए को लेफ्ट कर दिया है। खास तौर पे ये प्रमोट की जा रही है अर्नब गोस्वामी, जो रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ है। तो यहाँ पर कौन से स्टेप्स लेने जरूरी है राइटर ने सजेस्ट किया है। अब ये जैसे द हिंदू से आर्टिकल लिया गया है तो इसमें द हिंदू के क्या मैकेनिज्म रहता है उसके बारे में बताया गया है और उन्होंने अपने मैकेनिज्म की तारीफ करते हुए यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले बिल्ड इन हाउस मैकेनिज्म की हर मीडिया हाउस को अपना इन हाउस मैकेनिज्म बनाना चाहिए। उसके अलावा जैसे हिंदू में रीडर्स एडिटर ऑफ द हिंदू का एक पूरा सेक्शन आता है मंडे के दिन, जिसमें इंडिपेंडेंट फुल टाइम इंटरनल ओम्बड्समैन एक आंतरिक लोकपाल होते हैं। वैसे ही उन्होंने सुझाव दिया है कि अदर मीडिया हाउसेस को भी ऐसे कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है, जिसमें रीडर्स में से कोई एक एडिटर आके इन सारे मुद्दों को भी एकदम फेयर तरीके से, निष्पक्ष तरीके से देखे। उसके अलावा व्हाट फंक्शन डज इट डू, कि ये कौन से फंक्शन करता है। तो इनका जो फंक्शन होता है वो है जितनी भी कंप्लेंट्स आई, शिकायत आई है उनकी जांच करना, उसके साथ में इफेक्ट कोर्स करेक्शन, कि अगर कोई एरर हो जाता है तो वहां पे उसका करेक्शन भी सजेस्ट करना। उसके अलावा अभी अगर वर्ल्ड की स्थिति में हम देखें तो साउथ अफ्रीकन नेशनल एडिटर्स फोरम, ये बहुत अच्छा एक फोरम बनकर तैयार हुआ है, जिन्होंने रिकमेंडेशन भी दी है कि स्टैच्यू ऑफ ओम्बड्समैन की जो भी लोकपाल का कानून होता है वुड बिकम इफेक्टिव एंड बेनिफिशियली टू both news platform and the industry in general only when news manager heed their rulings। तो यहाँ पर अगर आपको जो आपका इंडस्ट्री है उसके साथ में जो न्यूज़ प्लेटफॉर्म है इसको इफेक्टिव बनाना है तो ये तभी होगा जब जो न्यूज़ मैनेजर्स है वो अपनी खबरों पर ध्यान दें, ठीक है, उन पर वो भले ही जांच करके उनको पास करे, तभी वो इसे पब्लिक में आने दे, तभी हमारे स्टैंडर्ड सुधर सकते हैं। तो चलिए दूसरे आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं जो कि एजुकेशन के संबंध में है। कोरोना के चलते हुए एजुकेशन बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है, उसके बारे में ही ये आर्टिकल बात करता है। तो 24 जनवरी 2021 ये थर्ड एडिशन था, थर्ड संस्करण था इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का। ये जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस है शिक्षा का, इसे प्रोक्लेम किया गया था, इसे चालू किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। तो इनका उद्देश्य ये था कि हम एजुकेशन को ऑनर करें, उसका सम्मान करें, साथ ही साथ जो मानवता और सतत विकास के जो हमारे लक्ष्य हैं हम उसे फुलफिल करें। उसके अलावा इसका थीम क्या है 2021 का, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, वो है रिकवर एंड रिविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। तो यहाँ पर हमें पुनर्जीवित करना है हमारी शिक्षा पद्धति को इस कोविड-19 जनरेशन के लिए। ये इस बार का हमारा थर्ड एडिशन का थीम है। उसके अलावा हाउ कोविड अफेक्टेड एजुकेशन, की कोविड ने एजुकेशन को कैसे अफेक्ट करा। तो आंकड़े दिए गए इसके कि 1.6 मिलियन स्टूडेंट्स, 1.6 बिलियन जो विद्यार्थी है 190 अलग अलग कंट्री से वो अफेक्ट हुए हैं, क्योंकि उनके स्कूल इसके चलते बंद हो गए। अगर भारत की दृष्टि में देखें तो यहाँ पर 1.5 मिलियन स्कूल जो है, जिसमें 286 मिलियन बच्चे हैं, ये इससे अफेक्ट हुए हैं। उसके अलावा यूनेस्को ने भी एस्टिमेट किया है कि ऑल ओवर वर्ल्ड करीब 3.5 महीने स्कूल बंद रहे और कहीं कहीं तो ये 5 महीने या उससे ज़्यादा भी है। और अगर हम कोविड-19 का रिस्पॉन्स का जो एक पूरा एलोकेशन किया गया है उनमें देखें तो एजुकेशन को कितना दिया गया है, तो ये करीब 0.78% है,
जो कि टोटल 11.8 ट्रिलियन डॉलर में से दिया गया है। तो काफ़ी कम हिस्सा, 1% से भी कम हिस्सा हमने एजुकेशन को अलॉट किया है, जो भी हमको कोविड-19 रिस्पॉन्स एलोकेशन हमें मिला है उसमें से। तो यहाँ पे चेंज इन एजुकेशन की, एजुकेशन में क्या चेंज है, सबसे पहले रिलेवेंट डेटा ग्लोबल क्या है हम वो देख लेते हैं कि रिमोट लर्निंग इज आउट ऑफ रीच ऑफ 500 मिलियन स्टूडेंट्स ग्लोबली की। कोविड-19 के दौर में हमने बोल तो दिया कि हम ई लर्निंग पे शिफ्ट हो गए, हम ऑनलाइन लर्निंग पे शिफ्ट हो गए, लेकिन अगर आंकड़ों को देखें तो 500 मिलियन स्टूडेंट जो है वैश्विक लेवल पे ये जो रिमोट लर्निंग के परव्यू के बाहर आते हैं, इस क्षेत्र के बाहर आते हैं। उसके अलावा 800 मिलियन स्टूडेंट फेस सिग्निफिकेंट डिस्ट्रप्शन टू देयर एजुकेशन। तो 800 मिलियन जो है ये सिग्निफिकेंटली एकदम सीधे रूप से इससे इंटरप्ट हुए कोविड-19 के चलते हुए। भारत में देखिए तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके चलते हुए हमारी जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसको हमने काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रूप में लेते हुए हमने लर्निंग चालू करी है। रिमोट लर्निंग, टीवी पे भी लेक्चर हो रहे हैं, बच्चों को देखने को मिलता है, रेडियो कार्यक्रम द्वारा भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है जिसमें बात की गई है ई लर्निंग के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ICT पद्धति यूज करने के बारे में, तो हम इस और आगे बढ़ रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा कदम है। लॉन्ग टर्म में हमको देखना है कि कितना इसका प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो निचला तबका है, जहाँ पर इंटरनेट की पहुँच नहीं है, मोबाइल की पहुँच नहीं है, रूरल एरिया जो है उस एरिया में भी हम हमारा एक्सपांशन, हमारा जो क्षेत्र है वो बड़ा करें, जिससे सारे लोग प्रभावी हो सके। उसके साथ में भारत में जो हमारे लीडर्स की मीटिंग है, जैसे कोविड-19 के दौर में बहुत सारी मीटिंग्स जो होती थी, वैक्सीन को लेकर जो मीटिंग हुई है हाल ही सारे CM और PM की, ये भी सब हमको देखने को मिला है कि ऑनलाइन पद्धति से हुई है, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी पद्धति है ई लर्निंग वाली या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करने वाली, ये आगे बढ़ी है, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है। तो चलिए न्यूज इन फ्लैश के दौर बढ़ते हैं। तो रीसा क्लॉथ के बारे में पहले समाचार, ये त्रिपुरा गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है रीसा नेशनली एज ए त्रिपुरा सिग्निफिकेंट गारमेंट। तो त्रिपुरा का एक गारमेंट के रूप में इस रीसा क्लॉथ को प्रमोट किया जा रहा है। अब वहाँ की आंगनवाड़ी और जो आशा वर्कर्स है वो उनका ये एक यूनिफॉर्म बन जाएगा। तो यहाँ पर रिसेंटली इसे ब्रांड किया गया एज ए इंडिया हैंडलूम ब्रांड। तो अगर हम रीसा के बारे में जान ले तो यहाँ की जो क्षेत्रीय कम्युनिटीज है, जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनका ये पारंपरिक वस्त्र है जिसे रीसा कहते हैं। ये वहाँ की फीमेल जो है वो पहनती है। उसके अलावा 11th वोटर्स डे जो है वो आज के दिन 25 जनवरी को बनाया जाता है। तो इनका उद्देश्य है कि ये इनकरेज करे, फैसिलिटेट करे और मैक्सिमाइज करे इनरोलमेंट का एज ए वोटर लोगों को, जिससे भारत के लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर सके। तो 2021 का जो थीम है वो है मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म, कि हम कैसे सुरक्षित और जागरूक और साथ ही साथ इन्फॉर्म बनाए हमारे वोटर्स को। तो चलिए आज का विश्लेषण यही समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप www.lawseco.com से भी लिख सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।